Okay, beta. Now in second session we will discuss belief perseverance. बेटा बिलीफ कहते हैं कोई भी ख्याल। जब कभी बिलीफ की बात आती है तो द आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कौन सी चीज को आप दुरुस्त समझते हैं, कौन सी चीज को आप दुरुस्त नहीं समझते, ये बिलीफ होता है। बिलीफ परसेवरेंस, परसेवरेंस कहते हैं यानी बरकरार रहना, सस्टेन रहना। एक जो बिलीफ होता है, एक जो ख्याल होता है आपके माइंड में, एक बार उतर जाए फिर चाहे बाद में आसपास के माहौल में एविडेंस भी आ जाए, सबूत भी आ जाए, लोग भी कहेंगे यार ये बात जो आपको पहले हमने सुनाई थी वो गलत है, लेकिन फिर भी आपका माइंड उसको सही ही समझेगा। यानी आप उसको, यानी कि फिर उसको गलत नहीं आप करार दे सकते। कुछ मिसालें हैं मेरे पास उसके लिए। एक, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में बता दिया जाता है कि भाई फलां बंदा जो है ये बदकिरदार है, इसने फलां हरकत की है। अब आपने अपने माइंड में उसकी जो तस्वीर बना के रखी थी वो थोड़ी बिगड़ गई, आपने उसको बुरा समझना शुरू कर दिया अपने माइंड में। लेकिन दूसरे दिन आपको बताया जाता है कि भाई ये जो बात कही गई थी ना इस बंदे के बारे में, वो ठीक नहीं थी, वो गलत थी। अब उसके बाद अब उसने जब ये दूसरी बात बताई तो पहली बात आपके माइंड से, पहली बात आपके माइंड से निकल जानी चाहिए थी जब आपके पास दूसरी बात आ गई। लेकिन होता क्या है, आप माइंड में उस बंदे को बदकिरदार ही समझते रहते हैं। यानी एक बार जो गंदा हो गया वो फिर माइंड में अच्छा होता ही नहीं। इस कैफियत को हम कहते हैं। कमरा भी साफ कर। बेटा आप लोगों की माइक नहीं, मैं झाड़ू लगाऊंगी, अब जब तक बाथरूम चादर दो। मुनीबा, यू शुड स्विच ऑफ योर माइक्स बेटा। अच्छा बेटा, दूसरी मिसाल, आप लोग कैंटीन पे जाते हैं, कैंटीन पर आप चाय मंगवाते हैं। अब आपका एक दोस्त बैठा होता है, वो देख रहा होता है कि ये जो लाल वाला गिलास है इसमें एक मक्खी गिर गई है, ठीक है। और आपके पास जब चाय आती है तो वो आपको कहता है कि भाई ये जो ना चाय आपके पास है इसमें मक्खी गिर गई थी। अब उसने जो बोल दिया मक्खी गिर गई थी, और कैंटीन वाले बॉय ने वो मक्खी निकाल कर चाय आपको दे दी है। अब आपके माइंड में बन गया यार ये कैसी चाय मैं पी रहा हूं। फौरन वो बंदा कहते नहीं 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 नहीं, अब मुझे याद आ रहा है वो लाल वाला गिलास नहीं था, वो ब्लू वाला था, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, आप पी सकते हैं। तो क्या उसने जो दूसरी स्टेटमेंट दी, उस दूसरी स्टेटमेंट के बाद आप वो पहली स्टेटमेंट खत्म समझेंगे या उसको अभी भी बरकरार रखेंगे? तो बेटा रिसर्च ये बताती है कि वो जो पहले वाली स्टेटमेंट थी उसका असर ही बरकरार रहेगा। आप कहेंगे भाई एक बार अब माइंड ने इस चाय को खराब कर दिया ना, अब ये मैं नहीं पी पाऊंगा। तो ये होता है बिलीव परसेवरेंस। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. Any example you would like to give? सर, यस सर। सर मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है जब कोई मेरी चीजों मतलब मेरी अम्मी कहती है कि फिलहाल कपड़ों की कलर अच्छी नहीं है, तो मैं उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनती, चाहे मुझे कोई और ये कहे कि इनकी कलर बहुत अच्छी है, मगर मैं उनको दोबारा ही नहीं पहनती। मेरे माइंड में ये बात अब वो हो जाती है सर। अच्छा जी, और कोई? जी तो सर। मतलब इन शॉर्ट ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, अब ये सोशल साइकोलॉजी में ये बिलीव परसेवरेंस का मिसाल यानी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि व्हेन वी रिसीव सेकंड इंफॉर्मेशन वी शुड रिमूव द फर्स्ट वन। हमें पहली वाली क्या करनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए जब हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया है तो। सर आई हैव आल्सो एन एग्जांपल। जी जी बेटा। सर जैसे कि अक्सर जो ग्रैंड
पेरेंट्स होते हैं उनका ये यकीन होता है कि बच्चों को जो है ना बोतल से फीड नहीं करवाना चाहिए, उन्हें या तो फिर मतलब काऊ का मिल्क देना चाहिए या फिर गोट वगैरह का, ये उनका एक होता है। फिर बेशक बच्चे वो दूध पीकर बीमार ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस बात को अपने माइंड से नहीं निकालते। जी। अच्छा बेटा, अब हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स बिलीव परसेवरेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नंबर 1, परसिस्टेंस ऑफ वंस इनिशियल कंसेप्शंस, यानी जो आप पहले कंसेप्ट बनाते हैं अपने माइंड में, उनका परसिस्ट होना, उनका बरकरार रहना। एज वेन द बेसिस फॉर वंस बिलीफ इज डिस्क्रेडिटेड, यानी जिस बेस पर वो बात खड़ी थी वो बेस भी उसकी खत्म हो गई, ठीक है, फिर भी आप उस चीज को, यानी बट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द बिलीफ माइट बी ट्रू सर्वाइव्स, यानी आप उस बात को फिर भी अपने माइंड में यानी रखते हैं, उसको निकालते नहीं है। 1 मिनट। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं जी बेटा, सर नंबर मैं 2। जी जैसे कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि रेप केसेस चले थे आजकल, लड़कियों को बहुत सेफ जगह नहीं है, ऐसे लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाए, तो मोस्टली पेरेंट्स का यही डर था कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाए। उनके माइंड में न्यूज़ वालों ने इमेज बना दी थी कि ये सब डेंजरस है आप लोगों के लिए, मतलब, तो ये भी एग्जाम्पल ठीक है। जी जी जी, यानी कब जब कोई खतरा होता है ना, कहते हैं कि भाई बच्चे जो है वो नहीं, बच्चों को बाहर ना छोड़ें, लोग अगवा करने वाले घूम फिर रहे हैं, बच्चों को ना छोड़ें। अब चलो उन दिनों में हूँ, लेकिन बाद में वो लोग नहीं भी होते तो भी माओ को डर रहता है कि भाई शायद अभी भी मौजूद होंगे, तो वो बात उनके माइंड से निकल नहीं पाती। यस सर। नंबर 2 बेटा, अब एक रिसर्च का जो हवाला आ रहा है, ली रोस क्रेग एंडरसन, बेटा ये 2 रिसर्चर थे जिन्होंने बिलीव परसेवरेंस पे रिसर्च की है, एंड देयर कलीग्स, और इन लोगों के और भी कलीग्स थे जो इन लोगों के साथ थे, planted a falsehood in people's minds and then tried to discredit it। इन लोगों ने क्या किया, पहले लोगों के माइंड में एक गलत इंफॉर्मेशन प्लांट की और बाद में इन लोगों को कहा कि नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं है। Number 3, their research reveals that it is surprisingly difficult to demolish a falsehood। यानी उन लोगों की रिसर्च की फाइंडिंग्स ये थी कि एक बार अगर आपने कोई गलत बात लोगों के माइंड दिमागों में डाल दी, उसको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल बात होता है, जैसे किसी भैंस को गट्टर से निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। वंस द पर्सन कंज्यूअर्स ऑपरेशनल फॉर इट, यानी एक बार बंदे ने अपने माइंड में जो बात बिठा के रखी है, उसके लिए अगर उसके पास एक्सप्लेनेशंस आ गई, उसके लिए उसके पास यानी बेसिस आ गए, कॉजेस उसने अपने बना लिए, तो बाद में फिर वो उस बात उस चीज से हाथ नहीं छोड़ने वाला। नंबर 4, ईच एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इम्प्लांटेड बिलीफ either by proclaiming it to be true or by showing the participants some anecdotal evidence। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इनमें लोगों के माइंड में एक बात बिठाई गई और लोगों को ये कहा गया कि ये जो बात है ये ठीक है, ये दुरुस्त है, या उनको ऐसे ऐसे मिसालें दी गई, ऐसे ऐसे सबूत दिए गए जिनसे लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ यार ये बात वाकई भी दुरुस्त है। पहले उन लोगों ने ये किया, बाद में क्या हुआ। नंबर 5,
Then the participants were asked to explain why it is true. फिर लोगों से पूछा गया कि अब आप लोग बताएं कि ये जो आपने अपने माइंड में बात बना के रखी है ये क्यों दुरुस्त है, इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस वगैरह बताएं। लोगों से ये पूछा गया। Number 6, finally the researchers totally discredited the initial information by telling the participant the truth. जब लोगों ने बता भी दिया कि भाई हाँ हमने माना कि ये बात वाकई भी दुरुस्त है, इस वजह से इस वजह से इस वजह से, उन लोगों ने उसकी वजूहात भी तलाश कर दी। और फिर जब रिसर्चर्स ने उनको बताया कि भाई हमने तो आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन बताई थी, आप लोग तो उसकी वजूहात भी ढूंढ कर लाए गए। अब उन लोगों की एक होता है ना अनकॉन्शियसली, अब उन लोगों की इज्जत का मसला होता है, भाई हम कैसे यानी मामू बन गए। अब वो क्या करते हैं कि अपनी बात से हटते ही नहीं, नहीं 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 ये तो बात सही है। इवन जिसने बात बताई है, जिसने बात बताई है तो वो भी यानी कि क्या है कि अपनी बात से हट रहा है कि नहीं भाई मैंने गलत बात बताई, लेकिन जिसने सुनी हुई है वो उस बात से हाथ निकालने के लिए तैयार नहीं है। The information was manufactured for the experiment and half the participants in the experiment had received opposite information. Nevertheless, अच्छा यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में इंफॉर्मेशन थी वो बनी बनाई थी, ठीक है, एक आधे स्टूडेंट्स को वो बनी बनाई दी गई और आधे स्टूडेंट्स को उसके अपोजिट की इंफॉर्मेशन दी गई। Nevertheless, the new belief survived 75% intact, यानी 25% लोगों ने माना कि हाँ भाई चलो आप लोग गलत कह रहे हैं तो वाकई भी हम भी मानते हैं वो चीज गलत होगी, लेकिन 75% लोगों ने उस बात से हाथ निकालने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो उस बात को ही मान रहे थे, पहली वाली बात को। Presumably because the participants still retained their invented explanations for the belief, क्योंकि उन लोगों को अपने जो एक्सप्लेनेशंस भी उन लोगों ने बना के रखी थी, तो इसीलिए उनको यानी कि उनसे हाथ छोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। बेटा इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, जैसे हम लोगों ने पहले प्रोजेक्ट किए थे एनजीओस के ऊपर। अब एनजीओस के ऊपर प्रोजेक्ट हमने किए कि अब मैंने आप लोगों को कहा कि भाई अब इन प्रोजेक्ट्स को आप रहने दें, हम दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेरे माइंड में कोई दूसरा प्लान है। अब वो बच्चे जो 100% काम उस पर कर चुके होंगे, रिसर्च कर चुके होंगे, उनको थोड़ा अजीब लगेगा उस चीज में से हाथ निकालना, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कोई एक अक्षर एक लफ्ज भी नहीं किया, एक स्टेप भी नहीं लिया, उन लोगों के लिए इट विल बी वेरी इजी टू स्विच, वो कहेंगे सर कोई मसला नहीं है। इट मीन्स जब किसी बात के लिए आप तैयारी कर बैठते हैं, एक्सप्लेनेशंस बना के बैठते हैं, खुद को उसके सच्चा होने की वजूहात बता देते हैं, उसके बाद जो है उस इंफॉर्मेशन से हाथ निकालना आपके लिए बड़ा दुश्वार और कठिन होता है। जी बेटा कुछ बताना चाहेंगे? सर इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू चेंज देयर ओन बिलीफ इन रिसीविंग न्यू इंफॉर्मेशन। जी बेटा अगर हम शॉर्ट में बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आपको बात बताऊं कि जब आप इन चीजों को समझकर आप अपनी बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। यानी आप आसपास चीजों को देखकर समझकर अपनी चीजें बनाते हैं, और उस चीज को जो आपका टीचर होता है, आपका एग्जामिनर होता है, वो भी उसको यानी हाईली वैल्यू करता है उस चीज को कि आप अपनी चीज बनाए। वेल डन बेटा। आपका नाम क्या है अभी अभी जो आपने बात की बेटा अपनी डेफिनेशन की? सर मुनीबा। अच्छा अच्छा, वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। अच्छा नंबर 8 सर एक और एग्जाम्पल, सर एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूंगी। जी बेटा। सर जो हमारे पुराने जमाने में जो आबाउजदाद होते थे तो वो अपने बच्चों को जो बातें बता देते थे कि मतलब अब यही रस्म रिवाज हैं, तो उनके बच्चे भी फिर उसी को फॉलो करते हैं। और अब अगर उन्हें हम बोलें कि ये रस्म अब मतलब ये चीज जो है वो ठीक नहीं है, तो वो यही बोलेंगे कि नहीं यही ठीक है, और क्योंकि हमारे आबाउजदाद ने बताई है और यही मतलब सच है। एग्जैक्टली यानी कि अब उनके जो आबाओ इजदाद वाली बातें हैं वो उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें
जब इस्लाम आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरवर कौनैन ने अपनी दावत का आगाज किया, तो मक्के के जो कुफार थे उन लोगों ने क्यों दावत कबूल नहीं की? उन्होंने कहा कि भाई हम उस मजहब को कैसे छोड़ें जो हमारे आबाओ इजदाद से चला आ रहा है, यानी पुरानी चीजों को छोड़ना इट इज रियली डिफिकल्ट। नंबर 8, दिस फिनोमिनन कॉल्ड बिलीफ परसेवरेंस, इसको हम कहते हैं बिलीफ परसेवरेंस, शोज दैट बिलीव्स कैन ग्रो देयर ओन लेग्स, यानी एक बार जो चीज आपने अपने माइंड में बिठा ली, अब वो चीज क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि वो अपनी टांगे खुद ब खुद बना लेती है। वो बात ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड बातें आपके माइंड में आ जाती हैं जो आपको यकीन दिलाती है कि हाँ यार ये बात तो सही है। एंड सर्वाइव द डिस्क्रेडिटिंग ऑफ द एविडेंस दैट इंस्पायर्ड देम, और आप क्या करते हैं? सर्वाइव द डिस्क्रेडिटिंग ऑफ एविडेंस दैट इंस्पायर्ड देम। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका एक मिसाल आ रहा है मेरे माइंड में। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि भाई फला बंदा जो है उसने ये काम किया, आप कहते हैं हाँ अब मैं भी समझूं कि ये इस तरह जो है वो यानी कि क्यों किया करता था, फला जगह पे भी इसकी ये चीज मैंने नोट की थी, तब मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन अब ये बात आई है तो इस तरह की, यानी आप कोई बात आप आज सुन रहे हैं लेकिन आप उसकी, वो जो आपने कहा था ना रेट्रोस्पेक्टिव लेबलिंग, यानी आप उसके माजी में से चुन चुन कर बातें इकट्ठी करते अपने माइंड में कि हाँ ये बातें आप थी जिस वजह से ये बंदा ये है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड खुद ब खुद क्रिएट करता है उस चीज के लिए एक्सप्लेनेशंस। नंबर 9, once we consider why an accused person might be guilty, एक बार हमने किसी को मुजरिम बना दिया अपने जहन में और उसके लिए एक्सप्लेनेशंस भी बना दी, why an offending stranger acts the way that way, यानी कोई अजनबी है, बहुत ही ज्यादा यानी दहशतनाक दिख रहा है, उसके बारे में आपने भी अपने आइडियाज में बता लिए। और why a favored stock might rise in value, यानी कोई भी स्टॉक है उसकी वैल्यू जो है वो क्यों बढ़ जाएगी, उसके बारे में आपने कोई एक्सप्लेनेशंस बना दो। और एक्सप्लेनेशंस में सर्वाइव चैलेंजेस, यानी उन चीजों के अपोजिट में भी कोई अगर बात आ जाएगी तो हम उस अपोजिट को नहीं मानेंगे, हम इन चीजों को मानेंगे जो पहले से हम अपने माइंड में बिठा के रखी हैं। नंबर 10, यूजुअली वी बेनिफिट फ्रॉम आवर प्रीकंसेप्शंस, यानी हमें अपनी प्रीकंसेप्शन यानी जो पहले से आप आइडिया बना लेते हैं तो उससे फायदा होता है, हमें कभी कभी फायदा होता है, नुकसान भी होता है लेकिन फायदा भी होता है। जस्ट एज साइंटिस्ट बेनिफिट फ्रॉम क्रिएटिंग थ्योरीज, जैसे साइंसदान थ्योरीज बनाते हैं तो उनको उन थ्योरी से फायदा होता है, दैट गाइड देम इन नोटिसिंग एंड इंटरप्रिएटिंग इवेंट्स, यानी उन थ्योरी की रोशनी में वो लोग फिर चीजों को इंटरप्रिएट कर रहे होते हैं और चीजों को नोट कर रहे होते हैं। जिस तरह से उन साइंटिस्ट को प्री कंसेप्शंस जो है, थ्योरीज जो हैं फायदा दे रही होती हैं, तो हमें भी प्री कंसेप्शन जो है वो फायदा देती हैं। हम उनकी रोशनी में चीजों को नोटिस करते हैं, उनकी रोशनी में हम चीजों को इंटरप्रिएट भी करते हैं। नंबर 11, बट लेकिन द बेनिफिट समटाइम्स इंटेल अ कॉस्ट, यानी कभी कभी हमें ये बेनिफिट भी होता है लेकिन कभी कभी इस बेनिफिट से ज्यादा हमें नुकसान भी पड़ जाता है प्री कंसेप्शंस का, क्योंकि बेटा हर चीज का नुकसान भी होता है फायदा भी होता है। अक्लमंदी का ये तकाजा है उस चीज को पकड़ के रखो जिसके फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है, और उस चीज को नजर में रखो जिसके नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। तो प्री कंसेप्शंस के फायदे कम हैं लेकिन नुकसान उस चीज के बहुत ज्यादा हैं। We become prisoners of our own thought patterns, यानी हम कैदी बन जाते हैं अपनी सोच के। कोई नई चीज आप नहीं देखते, लोग आपको बातें बता रहे होते हैं, आप उसकी बात को यानी कानों से तो आ रही है लेकिन आप उसी की बात को अपनी आप जो उसको जो इंटरप्रिएट कर रहे हैं, आप उस बिलीव परसेवरेंस के हिसाब से कर रहे हैं, आप उसकी बात का यकीन नहीं करते, नई इंफॉर्मेशन को आप वेलकम नहीं करते, वही पुरानी घिसी पिटी इंफॉर्मेशन आपके पास है
उसके हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन होती है तो आप लेते हैं, उसके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसको ठुकरा के देते हैं, आप उसको किक आउट कर देते हैं, उसको आप अपने माइंड में आने ही नहीं देते। तो बेटा इसका नतीजा क्या निकलता है, आपकी अपनी ग्रोथ नहीं हो पाती जब आपके माइंड प्री कंसेप्शन से भरा हुआ होता है। अच्छा बेटा, any question you like to ask or any point that you like to add? सर इसकी एक और मिसाल भी दे सकते हैं। ऐसे अब तो मशीनें हर चीज के लिए आ गई, कटिंग करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, जी तो उन चीजों से भी हो जाता है। लेकिन पहले जमाने जैसे हमारे बड़े जो हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है हो जाता है, लेकिन जो मजा हाथ से करने के अंदर है वो टेस्ट नहीं आता। जी जी जी। और सर एक मिसाल ये भी दे सकते हैं हम इस पे कि हमारे जो जैसे कास्ट है, मतलब वो होती हैं कि महाजिर हैं, वो हैं पीपल्स पार्टी, मतलब अपनी उसी को वोट देंगे जो पॉलिटिक्स में होता है कि अपने मतलब आप महाजिर हैं तो आपको एमकेएम को ही वोट देना है, आपकी फैमिली बहुत बोलती है कि नहीं आप इसी को वोट देंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं और आप अच्छी चीज को नहीं देखेंगे, आप जो बोल दिया बस उसी को करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्टिंग मेमोरीज, यानी हम अपनी मेमोरीज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यादाश्त। नंबर 1, our memories are not exact copies of experiences that remain on deposit in a memory bank। यानी बेटा आपके माइंड में किसी भी इवेंट के बारे में जो मेमोरी रिकॉर्डेड है, वो जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो रिकॉर्ड एज इट इज नहीं है, वो कार्बन कॉपी नहीं है उस इवेंट की। जिस इवेंट में आप फॉर एग्जांपल आप गए टूर पे दोस्तों के साथ, और वहां से जो आप चीजें याद करके लाए, अभी आप 6 माह के बाद बता रहे हैं, अभी जो आप चीजें बताएंगे वो हकीकत से बहुत दूर चली गई होंगी, यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। जो चीजें आपने देखी, जो चीजें आपने सुनी, जो चीजें, जो वाकयात आपके साथ हुए, वो एज इट इज अभी आपके माइंड में नहीं आएंगे। काफी चीजें होती हैं जो वाकयात को तोड़ मरोड़ कर उनको जो है वो डिस्टॉर्ट करके फिर आपके माइंड तक पहुंचाते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ उनमें आपके जो रिकॉर्डेड मेमोरी उसमें भी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो आपका जो रिकॉर्डेड मेमोरी है वो कभी भी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा कि आपने फर्स्ट स्टेप पर उसको परस्यू किया था। सर एक क्वेश्चन है। जी सर आपने बोला कि मतलब जो है ना मेमोरी याद नहीं करती। सर फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रामे का एग्जांपल दे दूं सर, तो वो ड्रामा हमें पूरे 1 या 2 साल तक तो पूरे अच्छी तरह याद होता है, चाहे उसके मतलब जो 20 या 25 एपिसोड है वो खत्म हो जाए। तो मैं एक कोई भी ड्रामे का नाम ले लूं, फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रामा पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, वो तो हमें लास्ट तक याद होता है सर, उसके मतलब हर सीन याद होता है। कोई हमसे बात करता है तो हम उसको ये चीज बता देते हैं कि हाँ हाँ इस जगह पर ऐसा ही हुआ था। तो मतलब सर वो चीज तो हमें नहीं भूलती, मतलब बातें कुछ भूल जाती हैं लेकिन वो सीन तो पूरा हमें याद होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी पुरानी चीज को आज बता रहे होते हैं ना, आज उसको आप दोबारा नए नए सिरे से बना रहे होते हैं, नए सिरे से बना रहे होते हैं, यानी वो एग्जैक्ट चीज नहीं होती। आप और आज आपका जो मूड है और कई सारी चीजें हैं जो इस चीज का तयन करेंगी कि आप किस तरह की मेमोरी बनाएंगे। और अगर आपके सामने कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा है तो वो अपनी अपनी मर्जी की मेमोरी आपसे कंस्ट्रक्ट करवाएगा, आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें फील्ड करता जाएगा। जैसे बाउलर बॉल करता है ना, गेंद करता है बैट्समैन को, तो साइकोलॉजिस्ट ऐसी ऐसी पॉइंट्स आपके सामने फेंकेगा कि आप उनको माइंड में रखकर आप अपनी मेमोरी उसके पैटर्न पे कंस्ट्रक्ट करोगे, और जैसी मेमोरी आपके सामने बैठा साइकोलॉजिस्ट चाहेगा आपसे बनवा लेगा। इवन आपने इवेंट को आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसके बारे में मेमोरी आप किस तरह की कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिस तरह की वो चाहेगा। नंबर 2, रादर वी कंस्ट्रक्ट मेमोरीज एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। यानी आपकी मेमोरी कंस्ट्रक्ट कब होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर गए घूमने, अब आप फरवरी के महीने में 15 दिन के लिए लाहौर घूमने गए, उस वक्त आपकी मेमोरी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही,
मेमोरी कंस्ट्रक्ट आपकी तब होती है जब आप वो बातें बता रहे होते हैं दूसरे लोगों को। विथड्रॉ वाले टाइम पर आपकी मेमोरी कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। इट मींस memory is not all about input, memory is all about output. Number 3, like a paleontologist. Beta, you know who are the paleontologists? Paleontologist बेटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी, जो लोग यानी लाखों साल या हजारों साल पुरानी मम्मीज, पुराने डायनासोर्स, पुराने अजसाम उनको देखकर, पुराने पत्थर उनको चेक करके फिर बताते हैं कि इनकी कितनी उम्र है, इसकी क्यों डेथ हो गई थी, इसके हालात क्या थे। तो वो पुरानी हड्डियां, पुराने पत्थर उनको देखकर स्टडी करके उस जमाने के हालात के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। Like a paleontologist inferring the appearance of a dinosaur from bone fragments, यानी उसने बोन फ्रेगमेंट्स देखे और अंदाजा लगाया कि भाई फला जगह पे डायनासोर रहते थे। We reconstruct our distant, यानी अब डायनासोर्स का पता तब नहीं होता जब वो एक्चुअली थे जमीन पर, आज हमें पता चल रहा है जब आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी बाकियात जो हड्डियां हैं उनको देखकर हम अंदाजा कर रहे हैं कि उनकी कद ये था, फला इलाके में पाए जाते थे, इनकी फला खुराक हुआ करती थी। तो आज हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके बारे में। We reconstruct our distant past, हम क्या करते हैं, अपना गुजरा हुआ माजी, गुजरी हुई चीजें रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी दोबारा से उनको तामीर करते हैं। बाय यूजिंग अवर करंट फीलिंग्स, आप मौजूदा फीलिंग्स जो आपकी हैं उनकी रोशनी में, एंड एक्सपेक्टेशंस टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट्स, जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट्स आपके माइंड में होते हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन और फीलिंग्स की रोशनी में उनको दोबारा से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड योर मेमोरी। Number 4, thus we can easily revise our memories to suit our current knowledge. अब क्या करते हैं, आप अपनी मेमोरीज को रिवाइज करते हैं, मेमोरीज को रिवाइज करते हैं टू सूट अवर नॉलेज, यानी आप आज की नॉलेज के हिसाब से अपनी मेमोरीज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। बेटा इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं। 1 साल पहले जब आप लोगों की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो 2 सहेलियां या 2 लड़के जो आपस में फ्रेंड होंगे, आपका कोई फ्रेंड होगा या आपकी कोई सहेली होगी, पहले दिन या पहले हफ्ते में उसने आपकी कोई मदद की होगी और आपने उसको बड़े अच्छे लफ्जों में याद किया, उसका इमेज बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन बाद में उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो गया बिहेवियर आपके साथ। और आज अगर आपको कहा जाए भाई आप उस इवेंट को थोड़ा यानी दोबारा से याद करें, आपको ये तो याद होगा कि फलां बंदे ने मेरी हेल्प की थी, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन आज थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसके करंट बिहेवियर के मुताबिक हो गया। आप कहेंगे हाँ पता है मुझे, मानती हूँ, माना कि फलां ने मेरी मदद की थी, लेकिन इसमें इसका ये इंटेंशन था, इसका ये इरादा था। यानी आप रिवाइज करते हैं अपनी इंटरप्रिटेशंस को करंट नॉलेज की बुनियाद पर, करंट फीलिंग्स की बुनियाद पर। जी बेटा कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे? यस सर। जी सर हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी जो है वो एक बुक को रीड करना नहीं होता, बल्कि एक बुक को लिखना होता है। एग्जैक्टली 200% करेक्ट। It's not all about reading book, but it's all about writing a book. Number 5, ये कहाँ से आपने पढ़ा या अभी माइंड में आ गया? सर साइकोलॉजी की बुक से पढ़ा था। अच्छा चले ठीक है, खुशी हुई बेटा मुझे ये जानकर कि आप किताब पढ़ते हैं। Number 5, in experiments involving more than 20,000 people, बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 20,000 लोग शामिल किए गए। अच्छा 2003 से लेकर 2007 तक किसने किया? एलिजाबेथ लोफ्टस,
एंड हर कोलाबोरेटर्स, यानी उसके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर इसने एक्सपेरिमेंट किया। और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी? दे हैव एक्सप्लोर्ड आवर माइंड्स टेंडेंसी टू कंस्ट्रक्ट मेमोरीज। इन लोगों ने 20,000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद ये फाइंडिंग्स दी हैं कि माइंड जो है हमारा, उसके अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है, उसके अंदर एक इंक्लिनेशन पाई जाती है। कौन सी इंक्लिनेशन? कंस्ट्रक्टिंग मेमोरीज। वो क्या करता है? मेमोरीज को कंस्ट्रक्ट करता है। नंबर 1, इन द टिपिकल एक्सपेरिमेंट पीपल विटनेस एन इवेंट। लोग क्या करते हैं? किसी भी इवेंट को विटनेस करते हैं, उसको देखते हैं। रिसीव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट और नॉट, यानी उसके बारे में या तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यानी कि रिसीव करते हैं या नहीं करते। यानी लोगों के सामने लोगों को एक इवेंट दिखाया गया और कुछ लोगों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई और कुछ लोगों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। एंड देन टेक अ मेमोरी टेस्ट, और फिर उनका मेमोरी टेस्ट लिया गया। नंबर 2, द रिपीटेड फाइंडिंग इज द मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। यानी लोगों ने क्या ढूंढा? मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट को ढूंढा। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट क्या है? पीपुल इनकॉर्पोरेट द मिस इन्फॉर्मेशन इनटू देयर मेमोरीज। लोग क्या करते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं अपनी मेमोरीज के साथ। बेटा ये कब होता है? बेटा इंसान के अंदर में एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मुबालगा। मुबालगा, मुबालगा क्या होता है? अगर आप कहीं पे घूमने गए, आपकी इज्जत हुई, आप उसको वापस आकर आप बताते हैं, अब उन लोगों ने आपको चाय पिलाई, खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मीठा खिलाया, ये 4 चीजें खिलाई। अब आप क्या कहते हैं? भाई उन्होंने बड़ी खिदमत की, मीठा खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई, फ्रूट खिलाया। अब फ्रूट खिलाई नहीं थे लेकिन आपने अपने तरफ से उनको ऐड कर दिया, फ्रूट भी खिलाए। ठीक है, यानी आप हमेशा चीजों को उसकी नोयत से थोड़ा बढ़ाकर पेश करते हैं और ये टेंडेंसी पाई जाती है। और इसी तरह से अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है तो जितना वो बुरा सलूक करता है उससे थोड़ा बढ़ाकर आप, उसने सिर्फ गुस्से से बात की होती है और आप कहते हैं वो उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे गालियां दी हैं। इसको हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। नंबर 6, जैक क्रॉक्सटन एंड हिज कलीग्स 1984 में had students spend 15 minutes talking with someone। यानी ये एक रिसर्चर था जैक क्रॉक्सटन और उसके जो कलीग्स थे 1984 में 15-15 मिनट स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों ने स्पेंड किए, बातचीत की। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट की क्या फाइंडिंग्स हैं? नंबर 1, those who were later informed that this person liked them, यानी जिनको बताया गया, 2 ग्रुप्स फिर बनाए गए। बेटा एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक को एक बात बताई जाती है, दूसरे को दूसरी बात बताई जाती है। फिर फर्क देखा जाता है कि जिसको एक बात बताई गई उसका नतीजा क्या निकला, जिसको दूसरी बात बताई गई उसका नतीजा क्या निकला। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा। तो बेटा एक ग्रुप था जिसको हम नाम देते हैं ए का, दूसरा ग्रुप है जिसको नाम देते हैं बी का। अच्छा, ए ग्रुप जो है उसको बताया गया कि भाई ये जिस बंदे के साथ आप लोगों ने बात की है, इस बंदे ने आपको बड़ा लाइक किया। ठीक है, रिकॉल द पर्सन्स बिहेवियर इज रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल एंड हैप्पी। और आपको कहा जाए कि भाई अब आप बताएंगे इस बंदे को आपने कैसा फाइंड किया। अब आपके माइंड में पहले से मौजूद है, इस बंदे ने तो हमें लाइक किया है। अगर उसने लाइक किया है तो फिर आप भी उसके बारे में पॉजिटिव इवैल्यूएशंस दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप, दोज इन्फॉर्म्ड दैट द पर्सन डिसलाइक देम, लेकिन जिनको बताया गया कि जिस बंदे ने आपसे 15 मिनट बात की थी उसने आपको डिसलाइक किया था, आपको पसंद नहीं किया था। और फिर आपसे पूछा जाए हाँ भाई अब आप लोग उस 15 मिनट की कारगुजारी बताएं, उस बंदे को आपने कैसा पाया, तो अब आपकी क्या होंगी? द पर्सन एज नर्वस, अनकंफर्टेबल एंड नॉट सो हैप्पी। आपने भी उसके लिए कोई अच्छी इवेल्युएशन बयान नहीं की। दैट इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। यानी आपने देखा बंदा वही, बातें वही, लेकिन सिर्फ एक बात अलग एक ग्रुप को बताई गई, दूसरे को दूसरी बताई गई।
उस एक बात का नतीजा ये निकला कि आपकी मेमोरीज डिफरेंट, उनकी मेमोरीज डिफरेंट उस बंदे के बारे में। बेटा इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपकी क्लास में से। फॉर एग्जांपल कोई स्पीकर हम बुलवाएं आपकी क्लास में और वो आकर स्पीच दे, आपसे बात करें, और फिर मैं आपको बताऊं दूसरे दिन कि भाई जो लड़कियां हैं उनको बड़ा अच्छा उसने कहा कि भाई वो बड़ी तमीज वाली थी, लड़कों के बारे में कहा कि ये बड़ा बदतमीज लड़के थे आपकी क्लास के। अब मैं आपको कहूं कि भाई आप ऐसा करें, एक एक चिट पर उस बंदे के बारे में लिखें कि आपको इसका लेक्चर कैसा लगा। अब मोस्ट प्रोबेबली वो जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, बड़ा फायदा हुआ, बड़ी काम की चीजें उसने बताई हमें। लेकिन वो लड़के जिनके बारे में उसने नेगेटिव कमेंट दिए वो कहेंगे क्या था ये, पता नहीं कहाँ से उठाकर लेकर आए थे इसको, इसकी तो कोई काम की बात थी नहीं, हमारा टाइम जाया कर दिया। इस तरह की वो अब फीडबैक देंगे उस बंदे के बारे में। बातें वही, चीजें वही, लेकिन मेमोरी दोनों की डिफरेंट। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट्स। क्या कहेंगे? मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा बेटा, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे, भाई व्हाट डू यू नो अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट्स, एंड प्लीज गिव एनी 5 एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट्स। तो आप इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करें कि ये इसमें कहा किया गया, और इसको फिर आपने अपनी पर्सनल लाइफ पे अप्लाई करना है। जी बेटा, would you like to add any points? जी सर ऐसा क्यों है कि अगर हमारी कोई हेल्प करे तभी वो हमें अच्छा लगता है, अगर वो हमारी हेल्प करने से मना कर दे तो हमारा दिल बुरा होता है, तो सर ऐसा क्यों है? बेटा ये इंसानी मिजाज है। हम सोशल साइकोलॉजी में इंसान के मिजाज को पढ़ रहे हैं कि इंसान का मिजाज कैसा होता है। इज तो इट मतलब क्लियर? इंसान अच्छा नहीं है जी ये, तो मतलब पूरा करना होगा ना अपना से। हाँ, अभी तो हम इंसान को समझने की कोशिश करें ना सोशल साइकोलॉजी में, इंसान बना कैसे हुआ है, ये जो इंसान के माइंड की गाड़ी है, पर्सनैलिटी है, वो कैसे चलती है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या हैं। इन चीजों को समझेंगे तब जाकर हम एक इंसान को समझने के काबिल हो जाएंगे कि इंसान क्या होता है। अब आप क्या करेंगे? सर ये भी अब देखें 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 देखें, इसमें से पॉजिटिव चीज क्या है। आप इस मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट का क्या फायदा ले सकते हैं कि आप जो है यानी कि दूसरे के बारे में पॉजिटिव राय कायम करेंगे। इवन आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिला, आप उसके बारे में अच्छी राय कायम करेंगे। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल आप बड़े कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, लेकिन अगर आपने स्टूडेंट के लिए नेगेटिव कमेंट्स दे दिए, और आपके नेगेटिव कमेंट्स की वजह से आपने चाहे फिर कितनी मेहनत क्यों ना की हो, अब अगर आपकी इवेल्युएशन लेंगे ना बच्चों से, हाँ भाई टीचर की नॉलेज क्या थी, टीचर का एटीट्यूड क्या था, टीचर का बिहेवियर क्या था, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने बच्चों को अच्छे से ना भी पढ़ाया हो, लेकिन अगर आप बच्चों को अच्छा फील करवाते हैं कि भाई यू आर वैल्यूएबल, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको एहतराम करते हैं, तो बच्चे एक तरह से मोरली यानी एक ओब्लाइज्ड हो जाएंगे कि आपके लिए वो पॉजिटिवली इवेल्युएट करें आपको। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, आखिरी टॉपिक रहता है हमारा रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट एटीट्यूड्स, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ज्वाइन मी आफ्टर 5 मिनट्स। सर खत्म हो गया।